नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले के तहत उन्होंने केंद्रीय विधि आयोग से ये मांग की है कि नागरिकों की जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक बड़ा कानून बनाना चाहिए जिसके द्वारा इस देश में जनसंख्या के विस्फोट को रोका जा सके। इसकी जो बेतरतीब आबादी जो बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। मामला क्या है, मामला हम बताएंगे और उन्होंने इसके साथ साथ क्या क्या कहा है वो सब भी आपको बताएंगे। ये जो सुनवाई हुई थी उड़ीसा हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने की थी। इसमें जस्टिस श्रीपद कृष्ण दीक्षित थे और दूसरे जस्टिस थे जस्टिस चित्तरंजन दास। मामला था एक पंचायत के अंदर जो पंचायत का सरपंच होता है उसके द्वारा 4 बच्चे होते हुए भी चुनाव लड़ना और बाद में उस पद पर बैठ जाना। जबकि उड़ीसा में एक कानून पास हुआ था और उस कानून के तहत ये कहा गया था कि पंचायत का जो प्रधान होगा या सरपंच होगा या जो दूसरे पदाधिकारी होंगे, अगर उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर उनके चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ जो कर्मचारी है उसने ये दलील दी थी कि इसी कानून के तहत एक प्रोविजो थी और उसमें ये कहा गया था कि अगर ये जो बच्चे हैं जो 2 से तीसरा या चौथा बच्चा है, ये 1 साल के भीतर होते हैं उस कानून के पास होने के, तो फिर उसको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि तीसरा बच्चा आपका 1 साल के भीतर हुआ उसको छूट मिल सकती है, लेकिन चौथा बच्चा तो बाद में हुआ है। और ये कहते हुए कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि उसका जो वो जनप्रतिनिधि चुना गया था वो पद उसका खारिज हो गया और उसे अपने पद से अब इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोनों जजों ने या फिर कहे जस्टिस श्रीपद ने यह भी कहा कि चर्चिल जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था जब भारत को आजादी मिली थी उस समय पर, उसने एक बार कहा था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ पॉपुलेशन। यानी कि चर्चिल का यह कहना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक जनसंख्या या बहुत से लोगों का एक जमावड़ा है। इसको कहने के पीछे उसका यही कारण था कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी, जबकि भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। अब आप सोचकर देखिए कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो चुके हैं, उसके बावजूद आज हमारी जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बार बार पूरे देश में अभियान भी चलाए जाते हैं। करीब 2-3 साल पहले कुछ लोगों ने इस पर एक बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया कि अभी हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है, इसलिए जनसंख्या पर कोई कड़ा कानून बनाने की दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं। जबकि आप में से बहुत से लोग जो आज से 40-50 साल पहले स्कूलों में पढ़ते रहे होंगे, तो हर 10वीं और 12वीं की कक्षा में एक निबंध उन्हें जरूर लिखना पड़ता था और वो होता था भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या या फिर जनसंख्या वृद्धि पर पार कैसे पाएं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और भारत। ऐसे प्रश्न हमेशा हर कक्षा 10वीं या 11वीं 12वीं की कक्षा में निबंध कर लिखने के लिए इसीलिए आता था क्योंकि ये जो समस्या है वो आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से देश के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। इसी को लेकर इंदिरा गांधी के समय पर एक कानून पास हुआ था और उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। हम दो हमारे दो के तब नारे लगे थे और इस बात को भी 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे देश में पूरी तरीके से हम दो हमारे दो का नारा साबित नहीं हो पाया है। कुछ समुदायों ने इसको अपने आप अपना लिया, बिना किसी सरकारी बाध्यता के अपनाया। दूसरी तरफ कुछ समुदाय हैं जो इस नारे का लगभग पूरी तरीके से विरोध करते नजर आए और उन्होंने हम दो हमारे 6 का नारा या हम दो हमारे 1 दर्जन का नारा अपनाया
और उन्होंने अपनी संख्या को लगातार बढ़ाया है। इन समुदायों की तरफ से ही लगातार इस पूरी की पूरी जनसंख्या के ऊपर जब भी कानून की बात चलती है, उसका विरोध किया जाता है। उसका नतीजा ये है कि हमारे देश में हर साल सरकारी योजनाओं पर अरबों रुपए उड़ाए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए के अनुदान सरकार देती है, लेकिन आंकड़ों में भारत से गरीबी खत्म होती हुई नजर नहीं आती है। इसमें कई सारे कारण हैं। कारण एक सबसे बड़ा तो ये है कि गरीबी की जो परिभाषा है और जो लोगों का आकलन किया जाता है, ये दोनों फॉल्टी हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन में $2.5 भी नहीं कमाता है तो फिर उसको गरीब माना जाएगा। $2.5 का मतलब होता है 225 रुपए के करीब। अब आप सोचिए कि इस देश का भिखारी भी रोज कम से कम 500-1000 रुपए कमा लेता है, तो फिर ये 225 वाला आंकड़ा कहां से आता है। दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं में सरकार जो सब्सिडी देती है, जो गरीबों के नाम पे सब्सिडी दी जाती है, वो भी कम से कम 100 से 150 रुपए रोज की सब्सिडी सरकार दे रही है। उस हिसाब से भी फिर हमारे देश में कोई गरीब नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सरकारी परिभाषा होती है, प्रोजेक्शन होता है, अफसर जो होते हैं वो ऑफिसों में बैठकर ही इस आंकड़े को कम और ज्यादा करते रहते हैं, जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आज भारत के ज्यादातर जो वयस्क लोग हैं, जिनको कि एम्प्लॉय माना जा सकता है या एम्प्लॉयबल माना जा सकता है, वो ज्यादातर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी स्मार्टफोन की आज की डेट में जो रिचार्ज की वैल्यू है वो 300-350 रुपए से कम नहीं है। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 250 रुपए नहीं कमा रहा है वो 350 रुपए कैसे दे सकता है। यानी कि इस आंकड़े में कहीं ना कहीं झोल है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये झोल पूरी तरीके से इसका निराकरण नहीं हो पाता है। उसी बात को उड़ीसा हाईकोर्ट ने उठाया है और विधि आयोग से ये मांग की है कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए। क्या अब इस पर केंद्र सरकार कोई विचार करेगी? क्योंकि 4-5 साल पहले तो केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है। जबकि आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की हुआ करती थी, लेकिन अब कंपटीशन भारत इतना तेजी से जीतता हुआ नजर आ रहा है कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चीन में बहुत स्ट्रिक्टली ये जो 2 वाला रूल था उसको लागू किया गया और बाद में तो 2 का 1 कर दिया गया, और उसकी वजह से अब चीन की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। दूसरी तरफ भारत में चूंकि हमारे 2 को तो लोग बहुत पहले भूल गए थे, और अब जिस तरीके से सरकारी योजनाओं में लोगों को सब्सिडी मिल रही है, उससे ज्यादा लोग अब बच्चे पैदा करने में बहुत ज्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। खासकर जो कुछ विशेष समुदाय हैं, उनके यहाँ तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है और वो कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। इसी वजह से देश के अंदर जनसंख्या का असंतुलन भी बिगड़ रहा है। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत से इलाकों में समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार तो अब गर्भावस्था के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने लगी है, जबकि उसमें भी कम से कम ये रूल तो होना चाहिए कि केवल 2 बच्चों के लिए ही ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो कि करीब 6000 रुपए के करीब होती है। तीसरे या चौथे बच्चे पर यह नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार का ऐसा कोई रूल नहीं है। जबकि कुछ प्रदेशों में पंचायतों में ये कानून बना हुआ है कि जिस व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, न तो वो चुनाव लड़ सकता है और न ही किसी पद पर रह सकता है। तो ये नियम फिर सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्यों लागू नहीं होना चाहिए? ये पूरे देश में क्यों लागू नहीं होना चाहिए? केवल पंचायतों के सदस्यों या प्रधानों, सरपंचों तक ही क्यों सीमित रहना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है और इस पर सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि वास्तव में एक समस्या है, थी, और अगर सरकार ने इस पर कोई बड़ा कानून नहीं बनाया तो ये समस्या रहने भी वाली है।
जिसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए की जो सब्सिडी देती है, उसके बावजूद जिन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये सब्सिडी दी जाती है, वो समस्याएं लगातार चली आ रही हैं। जैसे कि इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के जमाने में चलती थी, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर चलती है। हर साल लाखों मकान बनाकर लोगों को दिए जाते हैं, उसके बावजूद इसकी मांग हर साल बढ़ती रहती है। अब आप सोचिए कि अगर जनसंख्या वृद्धि इस तरीके से न हो रही होती तो फिर ये तो मामला बंद हो गया होता, क्योंकि पहले से जो लोग, एक परिवार एक मकान में रहता है, उसके बच्चे भी उसमें रहेंगे, तो नए मकान की आवश्यकता क्या है? संसाधनों को इस तरीके से बेकार में बहाने की जरूरत क्या है? लेकिन हो ये रहा है कि जनसंख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, और इसीलिए एक परिवार के अगर एक सदस्य को मकान मिल गया है तो उसको अगली बार दूसरे सदस्य के लिए डिमांड की जाती है। जबकि पहले ये होता था कि गांव हो या शहर हो, एक परिवार एक ही घर में लगातार दर्जनों पीढ़ियों से रहता था और उसको कोई समस्या नहीं होती थी। यानी कि साफ तौर पर नए मकानों की कोई जरूरत पैदा नहीं होती थी। लेकिन अब जीडीपी के चक्कर में या फिर अपने आप को ज्यादा जनहितैषी दिखाने के लिए इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और उसकी वजह से गांवों की जो खेती की जमीनें हैं वो अब रिहायशी इलाकों में तब्दील की जा रही हैं। यानी धीरे धीरे करके देश की जो कृषि योग्य भूमि है उसको अब रिहायशों में तब्दील किया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए एक बड़ी विकट समस्या उत्पन्न करने वाला है। इन्हीं सब बातों को उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया है, और ये जो संदेश दिया है उस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जनसंख्या के इस विस्फोट को रोकना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से न तो देश के लिए न देश के लोगों के लिए हितकारी है। इस पर एक कड़ा कानून बनाए जाने की जरूरत है, और वो कानून जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी देश को राहत मिल पाएगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस अभियान में सहयोगी बनिए, जिसमें हम इस देश की जुडिशरी को सुधारने की दिशा में एक अभियान चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।